नमस्ते, आप सभी को वेलकम करती हूँ एंड्यूवर प्रेप में। मैं पूजा मजूमदार आपके साथ। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक। और इसी क्लासेस में या इसी सेशन में आप सभी को रेगुलर बेसिस पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता जाएगा, जहां से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है बहुत ही आसान। बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक होती है बहुत सारे सोर्सेस को देखना, उस सोर्सेस में से क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम के लिए क्या है, ये सारे कुछ आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश हम ये एंड्योर प्रेप के ये करंट अफेयर्स क्लास में हम करेंगे। और आज के क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वायरल सा वीडियो दिखाने वाली हूँ। 12 सेकेंड का वीडियो है, पहले ये देख लीजिए। तो आप देख सकते हो ये रोड से जा रहे हैं लोग और यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, और क्या है आप देख सकते हो कि इट्स अ मगरमच्छ, है ना, क्रोकोडाइल जिसको कहते हैं। तो ये जो सिनारी है ये आपको लग ही सकता है कि अच्छा ये हो सकता है कोई जैसे कि नेशनल सैंक्चुअरी हो गया या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी हो गया, नेशनल पार्क के आसपास लिया गया फोटो है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को बहुत ही हैरानी होगी ये सुन के कि ये जो वीडियो है ये आया है चेन्नई से, और चेन्नई के जो नॉर्मल रोडवेज होते हैं, पथवेज होते हैं, वहां से आया है। और ये होने के पीछे जो कारण है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और उसी चीज को आज हम इस सेशन में जानेंगे। बेसिकली हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है मिकचाउंग। वैसे मिकचाउंग बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम बताएं कि इसका एक्चुअली इसका क्या नाम है वो है आपका दिस इज कॉल्ड मिकजाउम। ठीक है, स्पेलिंग जो भी है ये किसको इसको कहते हैं क्या, मिकजाउम। आप अगर देख सकते हो मिकजाउम। अच्छा, पहले मैं बता दे रही हूं, आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप लोग यूपीएससी के लिए सोच रहे हो, किसी भी स्टेट पे कोई भी स्टेट प्रिपरेशन के लिए या स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए, चाहे भी आप और भी कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि ये क्लासेस के थ्रू आपको पता चल जाएगा वो सारे डिटेल्ड न्यूज जिसमें एनालिटिकल्स आता है और जिसमें हम सारे चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात कर सकते हैं, और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में कि जैसे कि आज का ये जो टॉपिक है मिकजाउम, जो कि है एक साइक्लोन। क्या है ये? साइक्लोन। अब ये साइक्लोन हमें पता है, लेकिन इसके बारे में अगर हमें छोटा मोटा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो हमें ढूंढना होता है, राइट। तो हम ऐसे ही करंट अफेयर्स को एनालिटिकल वे में पढ़ेंगे, और इसमें वी विल कनेक्ट द टॉपिक विद द हमारा जो एग्जामिनेशन आगे आने वाला है उनके साथ। आप चाहो तो पेन पेपर के साथ भी तैयार हो सकते हो, पेन पेपर पे आप नोट्स बना सकते हो, और अदरवाइज यू कैन ज्वाइन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो कहीं पे भी। और आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल पे या यूट्यूब में तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। और हाँ, मैं ये पहले भी बताना भूल गई और मैं फिर से आपको बताऊंगी कि एंड्योर प्रेप के ये जो प्रिपरेशन है, ये जो आपके साथ हमारी ये जो जर्नी है, इसमें चलने के लिए हम दोनों को ही, मतलब आप जो देख रहे हो मुझे और मैं आपको जो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, दोनों को ही एक पॉइंट पे आके मिलना पड़ेगा। और वो कहाँ पे है? वो है यूट्यूब। और यूट्यूब को इसलिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि जब भी मैं आपके पास आऊं, आपके पास हमारे कोई भी वीडियो अपलोड हो, आपको पता चल जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, अब चलो बात करते हैं हमारे इस सेशन के ऊपर, जो सेशन की इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे मिकजाउम और मिकचाउम ये क्या है? ये बेसिकली है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या है? इसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बताया जा रहा है? देखो, आप सभी को पता होगा कि हमारे विषुव रेखा होता है या इक्वेटर होता है ना। अगर हम पूरा अर्थ को या द प्लैनेट अर्थ के बीचों बीच में जो मिडिल स्फेयर होता है, जो दोनों स्फेयर होते हैं, मिडिल जो उसको डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर किसको कहते हैं? जो दोनों स्फेयर को, मतलब
उत्तर गोलार्ध और नीचे दक्षिण गोलार्ध, ये दोनों जो हेमिस्फीयर है, एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ये इन दोनों हेमिस्फीयर को जो रेखा, जो इमेजिनरी लाइन बिल्कुल बराबर से दो भाग करते हैं उसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, हमें पता है ये अगर हमारे वर्ल्ड हो गया तो ये बीचों बीच में होता है क्या, इक्वेटर। ठीक ना, तो इक्वेटर के इस साइड से लेकर इस साइड, मतलब जो टॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स यहाँ पे दोनों और इमेजिनरी लाइन है जिसको कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं इसको, लैटिट्यूड। ठीक है, लेटा लेटा है ना, सो इस लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड में ऊपर यहाँ पे क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और यहां पे आता है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक मकर संक्रांत, मकर रेखा होता है और एक होता है कर्कट रेखा, कर्क राशि जिसको, जिसमें नाम आता है ना वही कर्क। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो एरिया होता है आपको पता ही है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक्स कहते हैं। इसी ट्रॉपिक्स में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। बेसिकली ये जो साइक्लोन है ये आया है यहाँ पे, कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली हमारे तीन जो ओशन है, तीन ओशन में क्या आता है, जैसे अगर हम इंडिया की मैप को स्टडी करेंगे, मानो कि यहाँ पे मेरा इंडिया के मैप यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, अरेबियन सी है, राइट, अरब सागर। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन, राइट, यहाँ पे है इंडियन ओशन। और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी, है ना। ये जो तीन एरिया है यहाँ पे बेसिकली जो साइक्लोन आते हैं वो भी कौन सी साइक्लोन के अंदर आते हैं, इसको कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे हरदम देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे हरदम देखने को मिलते हैं। और हम बेसिकली अगर देखा जाएगा तो अप्रैल में या मई जून के महीने में जब जाके बहुत ज्यादा ये तीनों ओशन में बहुत ज्यादा हमें अगर टेम्परेचर की बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिखेगा, तब जाके ये हमें दिख जाता है, ये चीज होता है। तो अभी जो न्यूज आया है उस न्यूज से रेड अलर्ट दिया गया है, किसको, आंध्र प्रदेश के साथ और भी कुछ कोस्टल एरियाज को। आंध्र प्रदेश के साथ कुछ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया मतलब जो सारे खाड़ी के आसपास होते हैं या जो कोस्ट के आसपास जो सारे एरियाज होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसमें कौन कौन सा स्टेट आता है आप बताओ, आपको पता है आंध्र प्रदेश के साथ और क्या क्या आता है, ओडिशा आता है, राइट, तमिलनाडु का कुछ सेक्शन आता है। अब इसमें रेड अलर्ट क्यों दिया गया है भाई, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो साइक्लोन है, जिस साइक्लोन के नाम है मिगजाऊ, या जो ये नामकरण किया है म्यांमार ने, और इन्होंने बताया है कि ये जो एरिया है ये एरिया में सीवियरली ये लैंडफॉल करने वाले हैं। अब लैंडफॉल मतलब क्या होता है, लैंडफॉल मतलब लैंड के ऊपर गिर जाना। और इसको अगर और अच्छी तरह से समझेंगे तो ये समझ लेना कि हमारे जो साइक्लोन जहां पे ये क्रिएट होते हैं, जहां पे वो उसका सोर्स है बेसिकली वो वाटर बॉडी के ऊपर होता है, पानी के ऊपर होता है, फिर वहां से वो हटके कहां पे जाता है, उनके डायरेक्शन, जैसे वो हवा के साथ चलता रहता है। अब हवा के साथ अपनी मर्जी से नहीं चलता भाई, वहां पे भी एक इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं कॉरियोलिसिस फोर्स। उसके बारे में जियोग्राफी में आपको जरूर पता होगा, और अदरवाइज हम ये क्लास करते हुए भी थोड़ा बहुत हम पता कर ही लेंगे। तो उसमें क्या देखा जा रहा है कि वो जब पानी या वाटर बॉडी से बनने के बाद वो धीरे धीरे मूव करने के बाद वो लैंड पे आता है, जैसे कि इंडिया के जो लैंड पोर्शन है वहां पे जब आता है तब वो उसका जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाता है। और क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलता है ना, क्योंकि वहां पे कहीं पे प्लेन लैंड है, कहीं पे आपको पहाड़ मिल जाएगी, कभी और कुछ बीच बीच में मिल जाएगा, ये सब
चीजों की वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे आके उनकी जो सिवियरिटी है वो थोड़ा लूज हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब तक वो कोस्टल एरिया में आते हैं, मतलब फ्रॉम द वाटर बॉडी टू कोस्टल एरिया, पानी से उठ के ये जब मेन जो लैंड एरिया है वहां तक आते हैं, तब तक इनमें देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आ रहे हैं। और वो फोर्स इतना ही डेंजरस होता है, अगर आप देखोगे तो उसके साथ तो रेनफॉल होता है, ये बारिश तो लेकर ही आते हैं, उसके साथ देखो बोल रहा है कि यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसमें भी कौन कौन सी एरिया को ये इन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है, इनमें चेन्नई, तिरुवल्लुवर, चेंगलपट्टू, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, बापतला एंड एलूर। ठीक है, ये सारे एरिया है जिसमें ये जा रहे हैं। अब देखो इसको अच्छे से समझो, ये जो एरिया है आप देख सकते हो, यहां से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे साइक्लोन बनी तो है और यहाँ पे इंटेंसिफाई हुआ है, और इंटेंसिफाई होने के बाद देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तरी दिशा में जा रहा है, और उत्तरी दिशा में जाके ये टकरा रहा है कहां पे, ये कोस्टल जोन पे, ये कोस्टल एरिया पे जाके ये टकरा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली जो एरिया है जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु के बीचों बीच में आते हैं, ये सबसे ज्यादा रेड अलर्ट पे है। और इससे ही अभी सारे लोग या इवन यहाँ के जो गवर्नमेंट है सब लोग ही परेशान हैं, और बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल रहा है कहां पे, चेन्नई पे। अब देखो कहां पे इसका शुरुआत हुआ है, जो मैंने आपको कहा ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, अगर ये बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसके साउथ वेस्ट अगर ऐसे हम देखेंगे तो साउथ कहां पे होता है, ये साउथ, ये होता है वेस्ट। तो इसलिए इस रीजन, मतलब दिस आर द रीजन, अगर ये बंगाल की खाड़ी है तो ये एरिया है यहां इसका सोर्स, ठीक है, इनका है ये सोर्स। अब इसमें अगर देखेंगे तो बेसिकली इसमें 290 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ पुडुचेरी, यहां पे अगर देखेंगे कि यहां पे अगर पुडुचेरी के लोकेशन है, पुडुचेरी की लोकेशन से 290 किलोमीटर दूर ये बना है। और इसके बाद अगर मतलब एग्जैक्ट ये लोकेशन बता रहा है, कौन कौन सा लोकेशन है, चेन्नई से कितना दूर है, ये नीलोर से कितना दूर है, ये बताया गया है, ठीक है। और आपको बता दे रही हूं कि आपको अगर ये चाहिए, मतलब ये जो स्टडी मटेरियल्स है या ये जो आप स्लाइड देख सकते हो, ये अगर चाहिए तो एंडियोवर प्रेप के जो सोशल मीडिया हैंडल है उन पे आप ज्वाइन कर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हमें पता है कि हम आंध्र प्रदेश के अंदर बार बार, आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर बे ऑफ बंगाल में आता है तो आंध्र प्रदेश तक कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन ये ज्यादा लैंड के अंदर नहीं जाता। रीजन भी कि ये अगर आंध्र प्रदेश के लैंड, मतलब आंध्र प्रदेश बाकी जगह से, अगर आप इंडिया की मैप देखोगे तो देखोगे आंध्रा इज थोड़ा सा समुद्र के अंदर है बाकी जगह से लेकर, है ना। जहां पे वो अंदर जा रहा है वहां से वो क्या होता है, डिसमिस हो जाता है जब वो लैंड स्लाइड पे आता है। इसलिए देखा जाता है कि आंध्रा के जो एक्सेस पार्ट है उसमें बाकी के जो साइक्लोन्स है वो चलते नहीं है, उससे पहले ही वो खत्म हो जाता है या वो उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के इससे पहले गुलाब आया था, साइक्लोन गुलाब, जो कि सितंबर 2021 को बना था वो, और लास्ट ईयर भी 2022 में जो साइक्लोन आया था अशनी कहकर, ये सारे आंध्र प्रदेश ओडिशा की कोस्ट में आया था क्लोज होके। लेकिन ये क्या, ये लैंडफॉल नहीं किया था। लैंडफॉल मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर घुसा नहीं था, एकदम से अंदर कंट्री साइड में, लैंड साइड में ये घुस नहीं गया था, ठीक है। तो अब यहां से क्या हमें देखने को मिलेगा कि हमें जानने को क्या है यहाँ पे सॉरी, ये टॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं। देखो, साइक्लोन बनने से पहले हमें 2-3 चीज जो कि बेसिक चीज है वो हमें जानना पड़ेगा। उसमें क्या है, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से यू कि क्या नंबर वन होता है विंड, ठीक है। अब विंड के लिए हमें क्या जानना है, विंड का प्रेशर ग्रेडियंट हमें समझना होगा। विंड टेम्परेचर के साथ
कैसे काम करता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ विंड कैसे काम करता है। देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूलर के ऊपर, आप मानो कि आप ऐसे बैठे हो, आप एक क्लासरूम में बैठे हो या आप कहीं पे बैठे हो और वहां पे आग जला दिया गया, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, ज्यादा जल्दी जल्दी भागेंगे वहां से, है ना, कहीं पर आग लग गया है। तो ये सेम होता है कि कोई भी मॉलिक्यूलर के साथ। अब देखो, कोई अगर हम सॉलिड पार्टिकल ले लेंगे तो उसमें वो गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। वो डेफिनेटली गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर उसमें ज्यादा है ना। और हवा उसके उसी हिसाब से, अगर हवा के बारे में बात करेंगे, विंड के बारे में बात करेंगे, उसमें मॉलिक्यूलर क्या है, लूज है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हवा दो तरह से गर्म हो, मतलब हवा गर्म होने के साथ दो प्रॉपर्टी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो विंड का जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और जहां पे टेम्परेचर कम करा दिया जाएगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं, इनवर्सिबली ये रिलेटेबल है, इनवर्सली रिलेटेबल है। क्या क्या देखा हमने, विंड के साथ विंड का टेम्परेचर और प्रेशर कैसे वेरिएबल होते हैं, राइट। यहाँ पे हमें समझ में आ गया ये बात। क्या बताया मैंने कि अगर हवा ज्यादा होगी, अगर हवा ज्यादा होगी कहीं पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, मतलब प्रेशर बहुत लो हो रहा है, क्योंकि हवा के और एक कैरेक्टरिस्टिक है विंड का, और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ये होता है कि जहां पे हाई प्रेशर विंड है, मतलब यहां पे हवा क्या है, कोल्ड है ना, कूल है। ठीक है, तो जो लोग कूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा अपने आप को स्वैग दिखाने की कोशिश करते हैं ना। सो हवा जहां पे ज्यादा है वहां से हर वक्त वो जहां पे लो प्रेशर है, मतलब जहां पे हवा गर्म है, वार्म है, वहां पे वो बहते हैं। ठीक है, ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द विंड। समझ में आया क्या, बेसिक प्रिंसिपल में क्या क्या आया, मतलब कहीं पे अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से प्रेशर लो हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप बैठे हो वहां पे नीचे आग लगा दिया गया है, तो आप वो चेयर से या कहीं पे भी बैठे हो वो छोड़ के उठ जाओगे ना, तो उस पर प्रेशर बने रह रहे थे और अभी आप हट गए तो वो कम हो गया। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा है, मतलब वहां पे ठंड, मतलब वहां की हवा ठंडा है, और जहां पे प्रेशर लो है वहां पे हवा गर्म है। और ऑलवेज जहां पे ठंडा हवा है या भारी हवा है, या जहां पे विंड आर मोर टू द कूलर साइड, वहां से जहां पे टेम्परेचर कम है, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, वहां पे हवा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यही चीज साइक्लोन के लिए भी ठीक है। पहले तैयारी होती है किसकी, डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन की मतलब क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है भाई, क्योंकि हमने अभी अभी कहा क्या, कि कोई अगर सॉलिड होता है, क्या अगर कुछ सॉलिड सरफेस होता है, वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी गर्म होगा, है ना। ये अगर वार्म होगा तो वो बहुत जल्दी गर्म होगा, और जो यहाँ पे वाटर बॉडी है ना, वाटर की डेंसिटी कम होने के कारण ये वो जल्दी, मतलब इसमें इसमें जो वाटर पार्टिकल है वो गर्म होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, है ना। आप देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब मतलब वाटर बॉडीज में यहाँ पे ये एरिया मानो कि ये एक्सपोज हो रहा है, कहां पे, सन रे से ये एरिया एक्सपोज हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ के जो विंड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब गर्म होते ही उसका टेंडेंसी होगा वो वेपर बन जाए, वो वेपर बन के वो ऊपर की तरफ जाए, है ना, हल्का हो जाए, क्योंकि हल्का जो भारी हवा है, जो आपका जो जिसका कूल जो विंड है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, राइट। अब नीचे आने की तरफ, जब नीचे वो आएंगे तो दैट इज वेरी नॉर्मल ना,
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है कि वो जो हेवी है वो नीचे की तरफ आएगा और जो हल्का है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब वही चीज होने से यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वहां पे एक बहुत ज्यादा वैक्यूम, नहीं बताऊंगी, एक डिप्रेशन की क्रिएट होता है। डिप्रेशन होने मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी होने के कारण वहां पे एक लो प्रेशर एरिया तैयार हुआ है, क्योंकि वहां पे गर्म हवा है। गर्म हवा मतलब क्या होता है, वर्म होना, और वर्म होना मतलब प्रेशर लो हो जाना, लो प्रेशर होता है। अब लो प्रेशर जो एरिया है उस एरिया को मतलब उसको कवर करने के लिए हाई प्रेशर एरिया जहां पे ठंडा हवा है वहां की हवा आके वहां पे उसको, उस वैक्यूम को क्रिएट, जहां पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ है उसको फिल अप करने की कोशिश करेगा। और वही चीज यहाँ पे साइक्लोन बन जाता है। कब? जब वही हवा एक कोरियोलिसिस इफेक्ट के लिए, कोरियोलिसिस इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे हवा राइट हैंड साइड मूव करता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है। दिस इज कॉल्ड कोरियोलिसिस इफेक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारा वर्ल्ड है ये घूमता रहता है ना, द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एज वेल, अपने अक्ष के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, तो इसी वजह से ये कोरियोलिसिस इफेक्ट ऐसे काम करता है। और हवा जो जोर से आके वो डिप्रेशन एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है, वो आने के बाद ये कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से ये अपने हिसाब से घूमता रहता है। और घूमने से क्या होता है, उसकी जो बीचों बीच जो एरिया है उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया में जो डिप्रेशन बाकी जो एरिया में है वो उसका उल्टा होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ठंडा हवा आ चुका है। दैट इज द आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, वो है आई ऑफ द साइक्लोन, बीचों बीच। तो वो जो हवा घूमते हुए ऊपर की तरफ जो राइज कर रहे हैं, ये जो फेनोमेना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द साइक्लोन। और ये ट्रॉपिकल एरिया में अगर हुए तो इसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन ऐसे चीज हमारे इंडिया के अंदर बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नाम है, साइक्लोन का नाम कैसे तय होता है वो हम एक बार जान लेते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है, RSMG, मतलब जो साइक्लोन फॉर्म होता है, बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारे मतलब हमारे जो मौसम विभाग, ठीक है, दे आर द वन जो ये इसको तय करते हैं कि आगे जाके कौन सा साइक्लोन होने वाला है, तो उसका सारे फोरकास्टिंग भी ये लोग ही करते हैं। तो आज तक अगर देखा जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे 6 ऐसे RSMC है। ठीक है, मतलब जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, मौसम सारे जो एरियाज है वर्ल्ड के आसपास फैला हुआ, सबका अपना एक रीजनल मौसम विभाग है। और वो सारे मिलके क्या करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो वार्निंग सेंटर्स है उनके साथ जुड़ते हैं और जाके ये नामकरण के काम करते हैं। अब देखो इंडिया में जो एरिया है उसमें अगर देखा जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको WMO कहते हैं, और यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन जो कि एशिया पैसिफिक के लिए है, नेमिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म सिंस 2000। ठीक है, 2000 साल से लेकर ये लोग मिलके इंडिया और इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी, ये जो एरिया है यहाँ पे जो बन रहा है उस पे ये लोग क्या करते हैं, ये नामकरण करते हैं। जैसे कि मैंने कहा क्या कि जैसे म्यांमार ने ये नया नाम दिया है। ठीक है, म्यांमार ने ये नाम दिया है, और इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये सारे एरिया, मतलब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में हो गया, या भारत महासागर में, या अरब सागर में, ये इसमें जो सारे साइक्लोन देखा जाएगा, इंडिया की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये क्या करेंगे, ये जाके WMO को बताएंगे कि ये आया है। तो उनके एक लिस्ट है, उसी लिस्ट के एडवाइजरीज पर उनका नाम रखा जाएगा। बेसिकली ये कितने सारे नेशन इसमें इन्वॉल्व है ये एक बार देख लेते हैं। 2000 में एक WMO का, इसका और एक नाम है एस्केप। क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, बहुत ही ये ध्यान से देखना है हमें। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे मिलके
ये जो एरिया है, कौन सा एरिया मैंने बताया आपको, जो इंडियन ओशन, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा उसका नामकरण ये सारे देश मिलके करेंगे। उनका एक लिस्ट होगा, एक के बाद एक जो साइक्लोन आएगा उस पे इसका नामकरण होगा। 2018 में 5 और कंट्रीज है जिन्होंने इनको ऐड किया है। इसमें ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और येमेन भी जोग हुआ है। अब देखो, ये जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, वैसे तो मिचांग नाम है लेकिन मिगजाम जिसको कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसका जो कंटिन्यूएशन होगा ये कहां होगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के साइड। अब देखो यहां पे ये शुरुआत हुआ, तो यहां पे अगर हम पॉइंट इसको पकड़ते हैं तो इसके हिसाब से क्या होता है, अब देख सकते हो, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द वेस्ट। तो इसका जो मूव है या इसका जो गति है ये कहां पे जा रहा है, ये जितना स्ट्रेंथन हो रहा है इतना नॉर्थ वेस्ट के साइड ये हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में एक बात यहाँ पे बताना है कि ये जो आया है, ये जो बहुत ही सब लोगों को परेशान कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली चेन्नई में, और आपको पता है चेन्नई एक ऐसी जगह है या तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया ऐसी जगह है जहां पे दो बार मानसून देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या बताया कि पूरे इंडिया में मानसून कितने बार आता है। मानसून के लिए बारिश, मतलब मानसून के लिए जो बारिश होता है, जो रेनफॉल होता है, वो कितने बार देखने को मिलता है, एक बार ही देखने को मिलता है क्या, जैसे कि पहले आता है समर, समर के बाद आता है मानसून, मानसून में बारिश होता है, ये हमें सबको पता है। लेकिन तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है और आंध्रा के भी जो सदर्न पोर्शन है, मतलब दक्षिण दिशाओं के जो कोस्टल एरियाज है, उसमें हमें साल में 2 बार बारिश देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और जिनका जवाब सबसे पहले आएगा उनका जवाब हम पिन कर देंगे। और उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो चेन्नई में बहुत ही ज्यादा बारिश की सामना वहां के लोग कर रहे हैं, और वो सिर्फ लोगों के दैनंदिन जो जीवन है उसको ही सिर्फ इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है इस टाइम पे जो पैडी है, ठीक है, जो ऐसे कि चावल की खेती, और जो फ्रूट हार्वेस्टिंग की टाइम है वो बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पके हुए जो फल है वो सारे खराब होने वाले हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में। तो इसमें कैसे फाइट किया जा सकता है, व्हाट कैन बी द डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंटल सेक्शन, ये भी आपके कमेंट के ऊपर ही हम छोड़ते हैं। और आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे। और आपको फिर से याद दिला दूं कि इंडियोवर्ल्ड प्रेप की इस प्रिपरेशन जर्नी में अगर आपको भी शामिल होना है तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस विथ आवर सोशल मीडिया हैंडल, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।